हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूंगा कि 2 नारे आज लगें। 2 नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। अभिवादन। जय जवान जय किसान, ये नारा तो हम सबने सुना है और आज भी गूंजता है। बिल्कुल। लेकिन इस नारे के पीछे जो शख्सियत थी, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उनकी कहानी वाकई असाधारण है। आज हम उन्हीं के जीवन और उनके दौर को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक दस्तावेज भी है जिससे हमें काफी जानकारी मिली है। हाँ, और ये जरूरी भी है। शास्त्री जी का सफर, मतलब एक छोटी शहर से देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचना, और वो भी इतने मुश्किल समय में। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये तो नेतृत्व, सादगी और दृढ़ संकल्प की एक मिसाल है। और मुझे लगता है कि जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी वगैरह, उनके लिए भी ये जानकारी काफी काम की हो सकती है। निश्चित रूप से सामान्य ज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी को परत दर परत खोलना। जी, उनके जन्म से शुरू करते हैं। लाल बहादुर जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय, उत्तर प्रदेश में। हाँ, गांधी जयंती के ही दिन। अच्छा हाँ, उनके पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव वो एक स्कूल टीचर थे और माँ का नाम राम दुलारी देवी था। जी, लेकिन उनका नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था शुरू में। ये शास्त्री कैसे जुड़ा? हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। उनको ये शास्त्री की उपाधि मिली थी काशी विद्यापीठ से, बनारस में। अच्छा, विद्यापीठ से। हाँ, ये असल में उनकी पढ़ाई, उनकी विद्वत्ता का सम्मान था। स्कॉलर थे वो। और फिर ये उपाधि ही उनके नाम का मतलब एक तरह से हिस्सा बन गई। बिल्कुल, ऐसा जुड़ी कि लोग उन्हें लाल बहादुर शास्त्री के नाम से ही जानने लगे। कमाल है। तो शिक्षा में तो वो आगे थे ही, लेकिन उस दौर में जैसे बाकी युवा थे, वो भी आजादी के आंदोलन से जुड़े होंगे। हाँ, और वो भी बहुत कम उम्र में। सोचिए, करीब 17 साल के रहे होंगे 1921 में, जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। तो वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर उसमें शामिल हो गए। 17 साल की उम्र में, ये तो बड़ी बात है। मतलब देशभक्ति का जज्बा कितना मजबूत रहा होगा। और ये बस शुरुआत थी, उनका ये सिलसिला रुका नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1930 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, नमक सत्याग्रह वाला, हाँ, उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया, विरोध प्रदर्शन किए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें तो उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, है ना? हाँ, कई बार जेल गए वो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय तो वो भूमिगत रहकर भी काम करते रहे। वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं थे। अच्छा। वो कांग्रेस के एक बहुत सक्रिय, एक कर्मठ कार्यकर्ता थे। उनकी पहचान ही उनकी ईमानदारी और देशभक्ति से थी। लोग तभी से उनकी सादगी और निष्ठा की बात करने लगे थे। और यही गुण शायद आजादी के बाद उनके राजनीतिक करियर में भी काम आए होंगे, क्योंकि देश आजाद तो हो गया, लेकिन चुनौतियां तो और बढ़ गईं। देश को बनाना था। निश्चित रूप से उनकी जो संगठनात्मक क्षमता थी, उनकी ईमानदारी, उसको पार्टी में पहचाना गया। तो आजादी के ठीक बाद उन्हें अहम जिम्मेदारियां मिली। जैसे 1951 में वो रेल मंत्री बने। ये बहुत बड़ा मंत्रालय था। रेलवे तो तब भी और आज भी देश की लाइफलाइन है। हाँ बिल्कुल। रेल मंत्री के तौर पर उनका काम कैसा रहा? एक किस्सा बहुत सुना है मैंने उनके इस्तीफे का। हाँ, वो तो मतलब उनके नैतिक मूल्यों का एक बहुत बड़ा उदाहरण माना जाता है। 1956 में तमिलनाडु में एक जगह है अरियालोर। अरियालोर, हाँ। वहां एक बहुत भयानक रेल दुर्घटना हुई थी। कई लोग मारे गए। हाँ। शास्त्री जी ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दे दिया। ओह। पंडित नेहरू ने पहले तो मना किया, लेकिन शास्त्री जी अड़े रहे, बोले नहीं, जिम्मेदारी मेरी है। हाँ। आखिरकार नेहरू जी को मानना पड़ा। ये आज के जमाने में सोचना भी मुश्किल है। सही बात है। संसद में भी इस पर बात हुई और सबने उनकी तारीफ की कि भाई ये होती है जवाबदेही। एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया उन्होंने। सच में। अच्छा, रेल मंत्रालय के बाद? उसके बाद वो परिवहन मंत्री भी रहे और फिर 1961 में गृह मंत्री बने, होम मिनिस्टर। गृह मंत्रालय तो हमेशा से ही बहुत अहम रहा है। बिल्कुल, बहुत संवेदनशील। वहां भी उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता दिखाई। लेकिन उनके जीवन का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो आया 1964 में, जब पंडित नेहरू का निधन हुआ। जी, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, उनका निधन हो गया। अब सवाल यह था कि देश को कौन संभालेगा। नेहरू जी का कद तो बहुत बड़ा था। हाँ, उनकी जगह लेना आसान नहीं रहा होगा। तो शास्त्री जी का नाम कैसे आया? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर काफी सोच विचार हुआ। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे के कामराज। उनकी भूमिका इसमें अहम मानी जाती है। शास्त्री जी की छवि ऐसी थी
कि वो सबको साथ लेकर चल सकते हैं, ईमानदार हैं, जमीन से जुड़े हैं, कोई गुटबाजी का आरोप नहीं। मतलब एक आम सहमति वाले उम्मीदवार। हाँ बिल्कुल, एक तरह से कंसेंसस कैंडिडेट। तो वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये पद, जैसा आपने कहा, आसान नहीं था, कांटों भरा ताज था। चुनौतियां क्या थीं उस समय? बहुत थी। देश में खाने की कमी थी, अनाज का संकट था, आर्थिक स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। और फिर प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही समय बाद 1965 का युद्ध। हाँ, भारत पाकिस्तान युद्ध, ये उनके कार्यकाल की शायद सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। 1962 में चीन से हार के बाद देश का मनोबल भी थोड़ा कमजोर रहा होगा। बिल्कुल। तो 1965 में जब पाकिस्तान ने हमला किया तो देश को संभालना, सेना का नेतृत्व करना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। और शास्त्री जी ने इस मौके पर मतलब कमाल का नेतृत्व दिखाया। उन्होंने सेना को पूरी छूट दी कि वो अपना काम करें और देश का हौसला भी बढ़ाया। और यहीं पर वो नारा आया, जय जवान जय किसान, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, इसके पीछे एक गहरी सोच थी। क्या सोच थी? देखिए, उस समय देश दो मोर्चों पर लड़ रहा था। एक तरह से सीमा पर जवान लड़ रहे थे तो जय जवान, और देश के अंदर किसान अनाज उगाने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो जय किसान। अच्छा, मतलब दोनों जरूरी थे। हाँ, भारत उस समय अनाज के लिए विदेशों पर निर्भर था। अमेरिका से PL 480 स्कीम के तहत गेहूं आता था। शास्त्री जी समझ गए कि देश की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये नारा एक तरह से आत्मनिर्भरता का भी संदेश था। बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत का शायद पहला बड़ा नारा। सैनिकों का सम्मान और किसानों का सम्मान। और आत्मनिर्भरता की बात चलिए तो उनके समय की एक और बड़ी उपलब्धि, हरित क्रांति की शुरुआत। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हरित क्रांति का जो बीज था वो शास्त्री जी के कार्यकाल में ही बोया गया। इसका मकसद क्या था असल में? मुख्य लक्ष्य था भारत को खाद्यान्न में, खासकर गेहूं और चावल में आत्मनिर्भर बनाना। जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ पेट भरने की बात नहीं थी, यह देश की संप्रभुता से जुड़ा मामला भी था कि हम किसी पर निर्भर न रहें। तो शास्त्री जी ने कृषि मंत्री C. सुब्रमण्यम और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया कि वो नई तकनीक अपनाएं। जैसे नॉर्मन बोरलॉग जैसे वैज्ञानिकों के काम से प्रेरणा ली गई। और इसका असर हुआ? ये सफल रहा? हाँ, शुरुआती असर तो जबरदस्त था। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां सिंचाई की सुविधा थी, वहां गेहूं का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा। हालांकि बाद में इसके कुछ और प्रभाव भी सामने आए, लेकिन उस वक्त की जरूरत तो पूरी हुई। हाँ, उस वक्त ये जरूरी था। शास्त्री जी ने इसकी नींव रखी और फिर इंदिरा गांधी ने इसे आगे बढ़ाया। ठीक है, तो युद्ध हो गया, हरित क्रांति की शुरुआत हो गई। 1965 युद्ध के बाद शांति के लिए भी तो कुछ हुआ था, वो ताशकंद समझौता। जी, युद्ध विराम के बाद सोवियत संघ ने मध्यस्थता की और जनवरी 1966 में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, हाँ, ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के नेताओं की मीटिंग हुई। शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच बातचीत हुई और 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर दस्तखत हुए। इसमें क्या तय हुआ था? मुख्य बातें थीं कि दोनों देश शांतिपूर्ण संबंध बहाल करेंगे, अपनी सेनाएं युद्ध से पहले की स्थिति पर वापस ले जाएंगे और आपसी विवाद बातचीत से सुलझाएंगे। लेकिन ये समझौता शास्त्री जी के जीवन का दुखद अंत साबित हुआ। हाँ, ये बेहद दुखद और चौंकाने वाला था। समझौते पर दस्तखत हुए 10 जनवरी को और अगली ही सुबह 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही उनका निधन हो गया, दिल का दौरा पड़ने से। हाँ, आधिकारिक तौर पर यही बताया गया कि हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ। पूरा देश सदमे में था। मतलब एक ऐसा नेता जिसने सिर्फ 18 महीने में इतनी बड़ी छाप छोड़ी, वो अचानक चला गया। उनके निधन को लेकर कुछ सवाल भी उठते रहे हैं। खैर, हाँ, कुछ विवाद और कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी हैं, लेकिन आधिकारिक कारण दिल का दौरा ही है। ये तो उनका राजनीतिक जीवन था जो चुनौतियों और उपलब्धियों से भरा था। पर एक इंसान के तौर पर कैसे थे शास्त्री जी? उनकी सादगी के बड़े किस्से हैं। वो किस्से नहीं है, वो सच्चाई है। उनकी सादगी बनावटी नहीं थी, वो उनके स्वभाव का हिस्सा थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो वैसे ही रहे। जैसे? कोई उदाहरण? अरे कई हैं। जैसे वो प्रधानमंत्री आवास में रहते हुए भी अपनी पुरानी फिएट कार इस्तेमाल करते थे। एक किस्सा है कि उनके बेटे ने शायद कभी सरकारी गाड़ी निजी काम के लिए इस्तेमाल कर ली। हाँ। तो शास्त्री जी ने पता चलने पर उसका जितना पैसा बनता था किलोमीटर के हिसाब से, वो सरकारी खजाने में जमा करवाया। सच में? हाँ। और एक और मशहूर बात है कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कार खरीदने के लिए पंजाब नेशनल बैंक से
5,000 रुपए का लोन लिया था। प्रधानमंत्री ने लोन लिया? जी, और उनके निधन के बाद उनकी पत्नी ललिता शास्त्री जी ने अपनी पेंशन से वो लोन चुकाया। ये बातें तो आज के समय में मतलब अविश्वसनीय लगती हैं, है ना? और यही चीज उन्हें अलग बनाती है। वो सत्ता में रहकर भी आम आदमी की तरह सोचते थे, जीते थे। एक और बात याद आती है, जब देश में अनाज की कमी थी 1965 के आसपास, तो उन्होंने देशवासियों से अपील की थी कि हफ्ते में एक दिन सोमवार को शाम का खाना ना खाएं। हाँ, शास्त्री व्रत कहते थे शायद उसे। बिल्कुल। लेकिन अपील करने से पहले कहा जाता है उन्होंने पहले खुद अपने घर में ये करके देखा कि क्या ये संभव है। जब उन्हें लगा कि हाँ ये किया जा सकता है, तब उन्होंने देश से कहा। क्या बात है, मतलब पहले खुद पर अमल किया, लीड बाय एग्जाम्पल। सही, यही उनका अंदाज था। वो विनम्र थे, बहुत ही ज्यादा, लेकिन उस विनम्रता के पीछे एक फौलादी इरादा था। सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं करते थे। समय के पाबंद, ईमानदार, बहुत ज्यादा, और अपने पद का या परिवार के लिए कभी कोई नाजायज फायदा नहीं उठाया। ललिता जी ने भी पूरी तरह साथ दिया उनके इस सादे जीवन में। उनके 6 बच्चे थे, लेकिन परिवार का रहन सहन भी बहुत सामान्य था। तो अगर हम उनकी पूरी विरासत को, उनके योगदान को समेटना चाहें तो क्या कहेंगे? देखिए, लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, नेहरू जी के बाद एक बहुत मुश्किल वक्त में देश को संभाला। 1965 के युद्ध में निर्णायक नेतृत्व दिया। जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो आज भी गूंजता है। हरित क्रांति की नींव रखी। हाँ, जिसने भारत को खाने के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। ताशकंद समझौते से शांति की कोशिश की, लेकिन इन सब से ऊपर वो सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, सादगी और नैतिकता के प्रतीक बन गए। उनका कार्यकाल भले ही छोटा था, सिर्फ 18 महीने के करीब, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ गए। बिल्कुल। उनकी विरासत सिर्फ योजनाओं या नारों में नहीं है, उनकी विरासत है मूल्यों की राजनीति, आम आदमी से जुड़ाव, देश को सबसे ऊपर रखने की भावना। दिल्ली में शास्त्री भवन है, देश भर में उनकी मूर्तियां हैं। हाँ, वो हमें उनकी याद दिलाती हैं, लेकिन असली विरासत तो उनके आदर्श हैं। उनकी कहानी हमें बताती है कि कैसे एक साधारण पृष्ठभूमि से आया इंसान भी अपनी निष्ठा, अपनी लगन से देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है और इतिहास बना सकता है। तो हमने आज शास्त्री जी के जीवन के कई अहम पड़ावों को देखा। उनका बचपन, आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका, उनका राजनीतिक सफर, प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी चुनौतियां, उनकी उपलब्धियां और उनका वो सादगी भरा व्यक्तित्व। हाँ, और ये भी समझा कि उनका नेतृत्व का स्टाइल नेहरू जी से अलग था, पर वो भी उतना ही प्रभावी था, खासकर संकट के समय। उन्होंने दिखाया कि विनम्रता और दृढ़ता एक साथ चल सकते हैं। बिल्कुल। और अब जब हमने उनके जीवन और काम को इतनी बारीकी से देखा है, तो अंत में एक सवाल अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। शास्त्री जी की वो जो सादगी थी, वो ईमानदारी, क्या आज की इस भागती दौड़ती और कई बार दिखावे वाली दुनिया में, खासकर राजनीति में, उसकी कोई जगह बची है? या क्या उनके मूल्य आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, या वो बस इतिहास की किताबें पढ़ने की बातें रह गई हैं? इस पे जरूर सोचिएगा।